नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एक वीडियो पहले बना चुके हैं। अपन दूसरे वीडियो में छठवां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी हो चुके थे। देखो तो अपना छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग यहां पर एक आवेश दे, आप लोगों को मान दे रखा है। आवेश का मान लगभग 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। तो बताइए कि ये जो आप लोगों को आवेश दे रखा है, इस आवेश के लिए, ये आवेश मान लो कोई धनात्मक आवेश है, या मान लो आप लोगों को किसी भी वस्तु को ये आवेश दिया हुआ है, तो हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि इस आवेश के लिए जितना इलेक्ट्रॉन अपने काम में आता है, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने काम में आती है, उसको यहां प्रदर्शित करना है। ये आवेश देखो क्या कह रहा है, आवेश का मान लगभग 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। तो बताइए कि इस आवेश के उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक तरीका का क्वेश्चन ये है। दूसरा आप लोग क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ये आप लोगों के पास में कोई मान दे रखा है, इस मान को आप लोगों को प्रदर्शित कर दिया जाए कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम लोग उसको भी दूसरे तरीके से करेंगे। देखो इसी का एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि किसी वस्तु को लगभग 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम धनावेश दिया जाए, यदि आप लोग इतना धनावेश देते हैं तो सबसे पहली चीज ये कि आवेश यदि धनावेशित है तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की यहां क्या हो रही है, कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, जहां धनावेश उत्पन्न होता है वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। यदि यहीं पे आप लोगों को दिया हुआ होता कि ऋणावेश हो तो यहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। तो हम लोग सीधी सी बात कर सकते हैं इस पर, यदि इस वस्तु पर इतना आप लोगों को आवेश उत्पन्न करना है तो इस आवेश के उत्पन्न करने के लिए हमें इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। मतलब ये वस्तु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो ये तो हो गई इस धनावेश की बात। अब इस क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई जिक्र नहीं कर रखा, आप लोगों को आवेश दे रखा है, कितना दे रखा है? 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इस आवेश का मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला था जो आवेश के क्वांटीकरण से आया। आवेश के क्वांटीकरण से, देखो आप लोगों को पता है अपने आवेश के गुणधर्म पढ़े थे, अपने टोटल 4 गुणधर्म थे। उनमें पहला आप लोगों ने किया कि जो आप लोग के आवेश होता है ये आवेश अदिश राशि होती है। तो किसी निकाय में यदि n आवेश हो तो उन सभी आवेशों को, यदि निकाय में आप लोगों के n आवेश हो, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, इस प्रकार से आप लोगों के यदि आवेश दे रखे हों तो इस निकाय का टोटल चार्ज ज्ञात करने के लिए, टोटल आवेश ज्ञात करने के लिए हम लोग इनका बीजगणितीय योग करते हैं। तो हम लोग एक चीज यहां ध्यान रखेंगे कि उस निकाय का कुल आवेश, उस निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह आप लोगों ने पहला इसका गुणधर्म पढ़ा था। किसका? आवेश का गुणधर्म। दूसरा आप लोगों ने यह पढ़ा था कि आवेश की निश्चलता, मतलब आवेश यदि क्यों आवेश है ये गतिशील, या आप लोग देखें क्यों आवेश एक स्थिर। यदि आवेश गतिशील अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है तो दोनों अवस्थाओं में आवेश का मान क्या रहता है? बराबर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा कि आवेश संरक्षण का नियम। तीसरा पॉइंट आप लोगों के पास में क्या आया था? आवेश संरक्षण का नियम।
जो आप लोगों के पास में आवेश संरक्षण का नियम आया, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक निकाय लिया आप लोगों ने, जैसे ये एक निकाय ले लिया और इस निकाय में हम लोग दो वस्तु लेते हैं, एक कांच की छड़ ले लेते हैं और एक रेशम का कपड़ा ले लेते हैं। कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा दोनों उदासीन अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? उदासीन अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? उदासीन अवस्था में। तो ये जो निकाय होगा, ये निकाय भी कौन सी अवस्था में होगा? उदासीन अवस्था में। दैट्स क्लियर। तो ये निकाय भी क्या हो गया? उदासीन अवस्था में हो गया। हम लोग यदि इन दोनों में घर्षण की क्रिया करवाते हैं, ये दो आप लोगों के पास में कांच और रेशम का कपड़ा लिया हुआ है, इनके मध्य हम लोग यदि घर्षण करवाएंगे तो घर्षण की क्रिया करने से इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। जितना इस पर धनावेश उत्पन्न होगा उतना ही इस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो दोनों के धनावेश और ऋणावेशों की संख्या जो है, मात्रात्मक मान जो है वो क्या है? समान है। और मात्रात्मक मान समान है, अनुपातिक मान समान है, तो ये निकाय पहले भी उदासीन अवस्था में था और अब भी कौन सी अवस्था में है? उदासीन अवस्था में। निकाय में आवेश के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम लोग इस नियम को क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं इसे? आवेश संरक्षण का नियम। अब अपन आगे देखते हैं कि चौथा पॉइंट आप लोगों के पास में आया था, आवेश का क्वांटीकरण। चौथा पॉइंट यहां बता रहा हूं आप लोगों को मैं, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इसमें क्या बताया आप लोगों के कि आवेश क्वांटम्स के रूप में पाया जाता है। आवेश जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, क्वांटम के रूप में, क्वांटा के रूप में पाया जाता है। जो हमारे पास में आवेश स्थानांतरित होता है या आवेश विनिमय होता है, तो उसकी न्यूनतम मात्रा जो होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो यहां ये कहा जाता है कि जो भी आप लोग आवेश लेते हैं वो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ था। तो ये आप लोगों के चार जो अपने पॉइंट देखे, ये चारों पॉइंट अपने आवेश के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं और इसी पर आधारित आप लोगों के मैंने एक दो क्वेश्चन पहले भी करवा दिया और इसी पर आधारित ये आप लोगों का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें धनावेश दिया हुआ है, यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश का कोई जिक्र नहीं है। यदि धनावेश होता है तो धनावेश कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मान में कमी आती है। जहां इलेक्ट्रॉन के मान में कमी आती है वहां धनावेश उत्पन्न होता है। यहां आप लोगों के पास में देखो आवेश का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? तो यहाँ Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। यहाँ प्लस माइनस का कोई भी रोल नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे N इक्वल Q का मान कितना दे रखा है? 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और बट्टा में क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आप लोगों के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमें ध्यान देना है कि आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? टोटल अपने पास में 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तब जाके हमारे पास में ये आवेश उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये क्वेश्चन तैयार आता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन पहले करवा दिए और फिर ये क्वेश्चन करवा दिया, एक बार रिपीट कर लेना इसको, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अपने को क्या करना है? यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी। देखो सबसे पहले वही चीज आ गई, आप लोगों को आवेश दे रखा है, कितना दे रखा है? Q इक्वल 1 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब n पूछ रहा है। वही आप लोगों के पास में क्वांटीकरण का सिद्धांत काम में आएगा, Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। देखो आप लोगों को n ज्ञात करना है, तो n के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Q अपॉन E। तो देखो क्या होगा, Q का मान आप लोगों को दे रखा है 1 कूलम, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग फिक्स है, याद कर लेना
रट लेना चाहिए। 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों को यदि ये पूछ लिया जाए कि ये तो मान लो 1 कूलम्ब के लिए हो गया, आप लोगों को बोल दिया जाए कि 5 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप लोग इसको गुणा कर सकते हो। 5 × 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। तो 1 कूलम्ब के लिए आप लोगों को याद है, तो आप लोग चाहे 5 कूलम्ब हो, चाहे 10 कूलम्ब हो, चाहे 15 कूलम्ब हो, कितना भी हो आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों के एक छोटा सा क्वेश्चन था, तो जनरल पूछा जाता है, आप लोग इसको तैयार कर लेना, रट लेना, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास में 2 चालक गोले हैं और वो भी कैसे हैं, आवेशित। अपने पास में 2 आवेशित चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है, ठीक है। अब इन दोनों आवेशित चालक गोलों को हम लोग किसी तार के माध्यम से जोड़ देंगे। इनको किसी तार के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इनके विद्युत क्षेत्रों के अनुपात, विद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, देखो अनुपात अपने को ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है, अपने को इतना याद रखना है, आप लोगों को त्रिज्याएं दे रखी है R1 व R2, तो इनका मान हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो R1 और R2 दे रखा है, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर या R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, रट लेना है इसको, आप लोग दिमाग में फीड कर लेना। देखो कैसे, एक बार हम लोग देख लेते हैं। अपने को पता है अपने पास में 4 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से हैं। एक फॉर्मूला आप लोगों के पास में आया था F के लिए, जिसको आप लोगों ने विद्युत बल कहा, इसको कूलम्ब बल कहा। ये जो कूलम्ब बल है, इस कूलम्ब बल का मात्रक आप लोगों ने कूलम्ब लिया था, ये न्यूटन लिया था। ये कूलम्ब बल जो है ये 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये जो लगने वाला बल है ये 2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा हम लोगों ने कूलम्ब के नियम में पढ़ा था। ये कूलम्ब का जो क्वेश्चन है, कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं, वो भी आप लोगों को करवाऊंगा मैं। तो एक बार देख लो, F के लिए हो गया, एक ये हो गया विद्युत क्षेत्र, एक हो गया आप लोगों के पास में विद्युत विभव, और एक U होता है जिसको विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इन चारों में एक चीज कॉमन है जिसको हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, K के द्वारा। K का मान क्या होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, निर्वात के लिए। किसके लिए होता है ये, निर्वात के लिए। यदि माध्यम ले लिया जाए तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये किसके लिए है, माध्यम के लिए। एक बार थोड़ा सा मैं यहां बता दूं, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। तो मैं इसको, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। मतलब ये आप लोगों के पास में देखो क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन आर। मतलब ये जो आप लोग स्थिति देख रहे हैं, जो माध्यम के लिए स्थिति याद कर रहे हैं, उसमें निर्वात का भी रोल होता है। देखो निर्वात की वैल्यू आप लोग क्या आ रही है, इसमें 1/एप्सिलॉन आर गुणा कर देंगे। एप्सिलॉन आर जो होता है इसको बोला जाता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या बोल सकते हैं अपन इसको पैराविद्युतांक। क्या बोल सकते हैं इसको, पैराविद्युतांक। जो सबसे अधिक किसका होता है, सुचालक का होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं धातुओं का होता है। धातुओं का मान कितना होता है इसके लिए, अनंत होता है।
शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों के, ये इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। ये आप लोगों के पास में हो गया विद्युतशीलता। अब माध्यम की आपेक्ष विद्युतशीलता बोल सकते हो, या आप लोग इसको बोल सकते हैं पैरा विद्युतांक। क्या बोल सकते हैं इसको? पैरा विद्युतांक। देखो पैरा विद्युतांक को कई जगह आप लोग कैपिटल के द्वारा भी रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ एप्सिलॉन आर के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आप लोग की स्थिति बन गई। हमारे पास में सबसे अधिक पैरा विद्युतांक का मान किसका होता है? धातुओं का होता है। किसका होता है? धातुओं का। कितना होता है? धातुओं का होता है अनंत। ठीक है, चलो फिर अपन बात करते हैं। तो के सब में कॉमन है, इसको मिटा रहा हूं, एक बार आप लोग देख लेना इसको। तो के अपने पास में क्या है? चारों जो आप लोगों के फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूलों में कॉमन है। देखो अलग अलग क्या होगा वो अपन देख लेते हैं। मैं सब में के ले लेता हूं। अब के साथ में दो ऐसी भौतिक राशियां आएगी जो अनुपात के रूप में है। एक ऊपर तो है आप लोगों के पास में आवेश और नीचे है दूरी। देखो ऊपर आवेश, जैसे बल की बात करें तो बल में Q1 Q2 दो आवेश आते हैं, और यहां दूरी की देखें तो R इंटू आर यानी कि R स्क्वायर आता है, तो बटा 2। तो आप लोग बल को याद रखेंगे तो 2/2 यानी कि 2:2 के रूप में है। विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इसमें आवेश कितना होता है? प्रत्येक आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होता है। आप लोगों ने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी होगी। विद्युत बल रेखाओं में अपन ने देखा था कि कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि प्रत्येक जो बल रेखा है उसकी एक निश्चित दिशा होती है, मतलब प्रत्येक आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होता है। तो एक आवेश का एक विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब अपन देखेंगे कि आवेश की संख्या कितनी? 1 और दूरी कितनी? 2। ये विद्युत विभव है, ये एकल हो रहा है, अकेला रहता है, इसको किसी प्रकार की जोड़ी की आवश्यकता नहीं। तो आवेश भी एक ही होगा और दूरी भी एक ही होगी, मतलब 1/1। ठीक है, अब देखो यहां आप लोगों के पास में 2/2 अनुपात भी बन गया, 1/1 अनुपात भी बन गया, 1/2 अनुपात भी बच गया क्या? 2/1 अनुपात। तो यहां लिख सकते हैं अपन आवेश बटा दूरी। तो आवेश कितने? 2 और दूरी कितनी? 1। मतलब इससे मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक बार देख लेना। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है ये आप लोगों को याद रखने के लिए, क्योंकि अपन वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि R स्क्वायर आएगा कि R आएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो दो ही आप लोगों के पास में आवेश है, दो दूरी है R इंटू आर। इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? K Q अपॉन R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र के लिए हो गया। विद्युत विभव के लिए क्या हो जाएगा? K Q अपॉन R हो गया। और ये आप लोग की स्थितिज ऊर्जा होगी, इसके लिए क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R। इस प्रकार से आप लोगों के फॉर्मूले बन गए 4। इन चारों फॉर्मूलों को आप लोगों को याद रख लेना है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों के पास में E1 अपॉन E2 का अनुपात निकाल, E1 और E2 का अनुपात निकालना है, E1 अपॉन E2 करना है। तो क्या हो जाएगा? K Q अपॉन R1 का स्क्वायर और K Q अपॉन R2 का स्क्वायर। इसको जब आप लोग सोल्व करोगे E1 अपॉन E2 बराबर K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, और ये R2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ये R1 नीचे, यानी कि इनका होल स्क्वायर। तो ये आप लोग के पास में आ गया ये रेशियो। ये याद कर लेना, आप लोग फीड कर लेना। ऐसा ही आप लोग के यदि इसके लिए पूछ ले जाए तो सिंपल सा है, R आता है तो R2 अपॉन R1। यदि स्थितिज ऊर्जा के लिए पूछ ले जाए तो भी R2 अपॉन R1। इसमें दोनों में स्क्वायर लगेगा, ध्यान रखना। तो ये आप लोगों के पास में हो गया। जब दो आवेशित चालक गोलों को हम लोग जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, इनको तार से जोड़कर एक जगह कर देंगे तो इनकी विद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या हो जाएगा? या इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इनको किसी तार के माध्यम से जोड़कर अलग कर दिया जाए, तार के माध्यम से जोड़कर अलग कर दिया जाए, उसके बाद में अनुपात क्या होगा? तो एक ही बात है। यहां R जो त्रिज्या है, इसमें जब दो चालक गोलों को आपस में जोड़ते हैं तो आवेश का मान परिवर्तित हो सकता है, कभी भी त्रिज्या परिवर्तित नहीं होगी। आवेश का कहीं पर जिक्र नहीं कर रखा। ठीक है, देखो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है अपने, कोई एक हाइड्रोजन परमाणु है, उस हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन
इसके परमाणु के कक्ष में परिक्रमण करता है तो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले बल की गणना करो, जहां K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को दे रखा है। देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां किसी प्रकार के माध्यम की कोई जिक्र नहीं है, माध्यम का कोई जिक्र किया हुआ नहीं है। और दूसरी बात आप लोगों K का मान दे रखा है एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या होगा, निर्वात होगा। अपन यहां पे काम में लेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार देखो क्या होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आप लोगों के क्या कहता है कि ये जो लगने वाला बल है ये दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती Q1 और Q2 दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से अपने पास में दो संबंध पाए जाते हैं, और इन दोनों संबंधों को हम लोग जब एक जगह कर लेते हैं तो आप लोगों के पास में F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है। और जब हम अपने फॉर्मूला बनाते हैं तो अपने पास में एक स्थिरांक आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पे एक स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे आगे। तो देखो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो हो गया, K आप लोगों के पास में आ गया। अब Q1 क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां ले सकता हूं E, ठीक है। और दूसरा आप लोगों के पास में Q2 क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, जिसको अपन ले सकते हैं P अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी जो है R का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम लगभग ले रहा हूं। प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम लगभग। तो इन दोनों में मैं यदि E बराबर P ले लूं तो देखो क्या हो जाएगा, F इक्वल K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब हाइड्रोजन परमाणु, जो परमाणु होता है उस परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है 1 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया आप लोगों के पास में 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, जिसका मान कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो F इक्वल K E स्क्वायर अपॉन ये दूरी होगी जो मीटर में आ जाएगी। तो मैं यहां ले सकता हूं, आप लोगों के पास में वैल्यू पुट कर देता हूं। यहाँ पे K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9, और E की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। इसको पूरे को आप लोग जब सोल्व करोगे, हल करोगे, तो आप लोगों के पास में क्या वैल्यू आएगी, देखो एक बार हम लोग यहां देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी जो पावर है उन पावर को अपन सोल्व करेंगे। तो देखो ये पावर तो कितनी होगी 10 की पावर -20 होगी ना, ये कितनी होगी 38 होगी। तो अपन तो देखो अपने पास में इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 23.04 × 10 की पावर -9 न्यूटन। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों के पास देखो कैलकुलेशन में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, जल्दबाजी में अपन गुणा भाग करते हैं तो इसमें मिस्टेक हो जा सकती है, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन हो गया। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ऐसा आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो देखो अपन तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो दे रखा है, लेकिन दूसरा क्या ले, दूसरा आवेश क्या है अपने पास में। तो दूसरा आवेश क्या ले लिया हम लोगों ने, प्रोटॉन ले लिया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान क्या होता है, लगभग समान होता है, इसलिए अपन इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 10वां, कूलाम का नियम किसे कहते हैं, कूलाम का नियम किसे कहते हैं। और 11वां क्वेश्चन है अपने पास में आवेश का क्वांटीकरण, जो अपन दोनों क्वेश्चन पढ़ चुके हैं।
आवेश का क्वांटीकरण समझाइए। जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है ये दोनों। देखो किसे कहते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कूलाम के नियम की। मैंने आप लोगों को बताया था दो अपने पास में वैज्ञानिक आए थे, एक न्यूटन था एक कूलाम था। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने तो दो द्रव्यमान के पिंडों के मध्य लगने वाले बल के बारे में गणना की थी, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल कहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको न्यूटन बल भी आप लोगों ने नाम दिया था। इसके लिए आप लोगों के पास में क्या आया था, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सेम है आप लोगों के। कूलाम का नियम क्या कह रहा है, ये दो आवेशों के मध्य लग रहा है, वो द्रव्यमानों के पिंडों के मध्य लग रहा है। यदि दो आवेश आप लोगों के पास में Q1 और Q2 हो और इनके बीच की जो दूरी ली जाए वो दूरी स्मॉल r हो, तो क्या होगा, इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा अपन उसको विद्युत बल Fe के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कूलाम बल के द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये किसके समानुपाती होगा, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये कंडीशन बनेगी। दो आप लोगों के पास में इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को आप लोग एक जगह लिखेंगे तो Fe प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको जब आप लोग इक्वल करोगे तो आप लोगों के पास में Fe इक्वल यहाँ एक k स्थिरांक आएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये Q क्या, ये k क्या है, k एक स्थिरांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात में, किसमें, निर्वात में, और माध्यम हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, किसमें, माध्यम में। ध्यान रखना इस बात का। तो ये आप लोगों के पास में दो स्थिति बन गई, ये निर्वात की है और ये माध्यम की है। तो हम लोग इसको जब आगे देखते हैं तो देखो क्या स्थिति बनेगी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और अपन बात करें एप्सिलॉन की तो एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखो एक अपने पास में फॉर्मूला और आता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां देखो एप्सिलॉन अपन ने देख लिया, एप्सिलॉन नॉट अपन ने देख लिया, ये क्या वाला है, ये आप लोगों के पास में एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक अनुपात है किनका, विद्युतशीलताओं का एक अनुपात, जिसमें माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलताओं का अनुपात है। ये एक स्थिरांक होता है, क्या होता है, ये एक स्थिरांक होता है जिसका मान अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग लिया जाता है। जैसे धातु के लिए अनंत होता है, जल के लिए होता है वो समथिंग 80 81 के समथिंग अपन लेते हैं। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है। एक चीज और आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो आप लोगों की स्थिति बनती है इनमें एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोगों के कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक या तो आप लोग याद रख सकते हो, याद नहीं रहे तो अपन इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहां से यदि मैं ये वाला मान यहां पुट कर दूं तो अपने पास में क्या बनेगा, Fe इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मैं एप्सिलॉन नॉट को यहां ले लूं तो एप्सिलॉन नॉट यहां आ गया, जिसका हमें मात्रक निकालना है, और f कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 1/4 पाई, ये हो गया Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो इसका कैसे बनाएंगे, ऊपर क्या है, कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर, बट्टा में है तो एक न्यूटन हो गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अपन इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये आप लोग के पास में कूलाम के नियम के बारे में आप लोगों को पूछा जाए तो ये सब चीजें आप लोगों को लिखनी है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना यहाँ पे, बस निर्वात और माध्यम दोनों का अपने को ध्यान देना है। यहाँ आप लोगों को अलग अलग मैंने इस चीजों को बता दिया है। तो ये आप लोगों के पास में हो गया बल, इसका मात्रक भी वही होता है। साधारण अपन बात करें रेखिक बल, जो अपने किसी प्रकार की गति में जो बल लगता है उस बल की बात करें, या विद्युत बल की बात करें, चुंबकीय बल की बात करें, तो इन सब के लिए इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन होता है। किसमें,
एमकेएस पद्धति में। एमकेएस में इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस में मोस्टली पूछा जाए तो सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। अपने को ये ध्यान देना है, ये जो आप लोग के पास में न्यूटन होता है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये आप लोगों के हो गया कूलाम का नियम। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन करें, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, चलो देखो, तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। देखो अपन ने पीछे पढ़ लिया, आवेश के 4 गुणधर्म थे। पहला गुणधर्म आप लोगों के पास में आया आवेशों का योज्यता का नियम, आवेशों का आप लोगों ने जोड़ा, आवेशों की निश्चलता, गति में और स्थिर दोनों अवस्थाओं में आवेश का मान समान होता है। तीसरा आप लोगों ने आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा। चौथा आप लोगों ने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण। मैंने आप लोगों को बताया इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों के पास में आया था, प्लस माइनस एनी। यहां अपने को ये है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और जितना भी आवेश गति करेगा वो आवेश की न्यूनतम मात्रा होगी। पूछ ले जाए आवेश की न्यूनतम मात्रा, तो आवेश की न्यूनतम मात्रा भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। न्यूनतम कितना आवेश विनिमय हो सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। आप लोगों को ये बोल दिया जाए कि यदि हम लोग किसी भी वस्तु को 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उस पर आवेश का मान कितना होगा, तो वो भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के रूप में गुणा होगा। तो अपने को ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, समथिंग। अपन ये देखते हैं कि जो आप लोगों के पास में आवेश अपने को ज्ञात करना होता है, यह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो संख्या है, आप लोग इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उस आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब होता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 5 किलोमीटर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो गया या 3.2 इलेक्ट्रॉन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या तो 1 होगा या 2 होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन आधा चला गया और आधा पीछे रह जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया आप लोगों के आवेश का क्वांटीकरण, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों के पास में एक NaCl है, NaCl के Na+ व Cl- के मध्य एक बल कार्य कर रहा है, बल कार्य करता है। तो उस बल का मान अपने को ज्ञात करना है, बल कितना होगा यदि इनके बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम हो तो क्या होगा बताओ। अब आप लोगों को सिंपल सा वही याद करना है, अपने पास में फॉर्मूला है, करो देखिए आप लोग एक बार। आप लोग के Na+ Cl- दे रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी आप लोगों को दे रखी है। फॉर्मूला आप लोगों के पास में ये लगेगा, F = K Q1 Q2/r²। जो चीज अपने को दे रखी है वो चीज नोट कर लो। आप लोगों को पता है K का मान कितना होता है, 1/4πε0। कहीं पर भी किसी प्रकार के माध्यम की कोई भी यहाँ चर्चा नहीं कर रखी, कहीं पर भी माध्यम का कोई जिक्र नहीं है, तो निर्वात हो जाएगा। इसका मान आप लोगों को पता है कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन × m²/कूलाम²। आप लोगों को आवेश दे रखा है Q1 और आवेश Q2 दोनों बराबर हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम दे रखा है, और आप लोगों को R दे रखा है 1.28 एंगस्ट्रॉम। ये आप लोग चेंज कर सकते हो, 1.28 × 10⁻10 मीटर। अब आप लोग इन चीज़ों का, इन जितनी भौतिक राशि हैं उन सब का मान यहाँ पुट करेंगे तो आप लोग के पास में एक वैल्यू आएगी। करो एक बार देखें, मैं भी कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप लोग भी करते जाओ। पेन कॉपी आप लोगों के पास में होगा, 1.6 × 10⁻19, या तो 2 बार लिख दो या अपन इसका वर्ग करके स्क्वायर कर देते हैं, 1.28 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। करो जल्दी देखें, तो क्या हो गया आप लोगों के। देखो इसका कितना आता है,
लगभग आप लोग क्या आएगा 14.06 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। देखो बल के लिए तो आप लोग के पास में ये आंसर आ गया, यदि आप लोगों से बल पूछा जाता है तो। ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और करेंगे। ये तो हो गया आप लोगों के सिंपल सा कि बल कितना है, बल की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है। बल बोल सकते हैं आप लोग, या हम लोग यहां पर बोल सकते हैं विद्युत बल, या हम लोग बोल सकते हैं कूलाम बल। तो ये तो आप लोगों के पास में बल तो हो गया। अब इसी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां आप लोगों के पूछा जाता है कि इस NaCl में Na+ और Cl- से हमारे पास में देखो एक युग्म बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। यहां पे जोड़ा कैसा बन रहा है, ये आप लोगों के पास में है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और अपने को पता है देखो ये भी +1 है, ये -1 है। तो अपने को पहले पता है, अपन पढ़ चुके हैं कि यदि दो आवेश जिनका परिमाण समान हो, देख लो परिमाण समान है, प्रकृति दोनों के विपरीत है, तो एक युग्म बन रहा है, और इस युग्म को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। और इस द्विध्रुव में आप लोगों की दूरी ले रखी है कितनी, 1.28 एंगस्ट्रॉम। इसको आप लोग 2a के रूप में लेते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो इसी का क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कंटिन्यू इसी में कर लेते हैं। अपने पास में बल का तो हो गया, फिर अपन बात करते हैं तो इसमें पूछा जा सकता है कि बल आघूर्ण कितना होगा। इसी क्वेश्चन में हो गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पूछा जा सकता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, P के द्वारा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर Q इंटू 2a। देखो मैं लैंग्वेज में बोल के बता रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह भौतिक राशि होती है जिसका मान युग्म में पाए जाने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के ये गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो Q इंटू 2a क्या है, दो जो आप लोगों के पास में Na+ और Cl- जो है इनके बीच की दूरी होगी, और दोनों में से एक आवेश का अपने परिमाण ले लिया। तो मैं यहां पे ले रहा हूं, क्योंकि P बराबर ज्ञात करना है, Q बराबर कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे प्रोटॉन ले लो एक ही बात है, जिसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। और 2a आप लोगों को दे रखा है कितना, 1.28 एंगस्ट्रॉम, जिसका अपन चेंज कर लेंगे 1.28 इंटू 10 की पावर -10 क्या हो जाएगा, मीटर। तो अपन मान ज्ञात कर सकते हैं, P इंटू ये P इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये हो गया आप लोगों के पास में 1.28 इंटू 10 की पावर -10। जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में देखो क्या आएगा, करके देखो एक बार। देखो 10 की पावर जो है 10 की पावर -29 होगी, वो तो क्लियर है। इन दोनों को गुणा कर लो, इनको गुणा करेंगे तो आप लोगों के पास में मान आएगा लगभग कितना आएगा मान, देखो इन दोनों गुणा करेंगे तो 2.04 समथिंग, ठीक है। और ये हो गया 10 की पावर -29। मात्रक मैंने आप लोगों को बता ही दिया। देखो मात्रक कैसे आया, ये क्यों है तो इसका तो हो गया कूलाम, ये दूरी है तो इसका क्या हो गया, मीटर। तो ये हो गया आप लोगों के पास में कूलाम इंटू मीटर। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। एक ही क्वेश्चन से अपने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए, दोनों क्वेश्चन अपने लिए मोस्ट है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ये जरूरी नहीं NaCl ही हो, इसमें HCl भी लिया जा सकता है। एक बार आप लोग के HCl से भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लेना, H+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। देखो तो अपना देखो लास्ट अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है ये अपने घर के लिए है,
आप लोग घर से करके लाओगे इसको। जैसे अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में अपन देखेंगे और आप लोग इसको घर पे करने की कोशिश करना। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है मोस्टली ऐसा क्वेश्चन, और अपन ने लगभग गलत करके आते हैं। गलत मत करना, आप लोगों को टीपना नहीं है, अपने मन से इसको सीख के करना है। देखो एक अपन घन ले रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन के कोणों पर, घन के कोणों पर एक समान आवेश क्यों रखा हुआ है। देखो जितने भी इसके कोने हैं उन सब पर क्यों आवेश रखा हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि इस घन के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E व विद्युत विभव V का मान ज्ञात करो। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति क्या बन गई, एक घन दे रखा है, उसके कोणों पर क्यों आवेश रखा हुआ, मतलब सब पे क्यों क्यों रखा हुआ है। ठीक है, घन है, आप लोगों को पता है। ये जो आप लोगों के घन दे रखा है, इस घन के केंद्र पर आप लोग क्या क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और विद्युत विभव ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। कहां ज्ञात करना है, केंद्र पे ज्ञात करना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मोस्ट क्या है, क्यों आवेश है सब पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को घर से करके लाना है। 13 क्वेश्चन अपने हो गए। अगले वीडियो में अपन क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। शायद आप लोग भी साथ में कर रहे होंगे। आप लोग यदि मेहनत नहीं कर रहे तो आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम है ये, और बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े नंबर नहीं आते, और इसको फिजिक्स कहते हैं, रटी नहीं जाती फिजिक्स। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो स्पेशल इस चीज को ध्यान रखना, ये आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है। ठीक है, थैंक यू।